उच्च न्यायालय के बाद हम लोग अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन भाग 6 के अध्याय 6 के भाग 6 में अध्याय 6 में 233 से 237 तक इसका वर्णन है। ठीक है, इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत इनको तय किया गया है। तो कैसे इनकी संरचना है इसको देखिएगा। जैसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है, राज्य में उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। ठीक, इसके बाद दो पार्ट बांटते हैं इसके। ठीक है, एक होता है सिविल या दीवानी। ठीक, दूसरा कौन सा होता है, आपराधिक या फौजदारी। ठीक है, सिविल मामले इधर देखे जाएंगे तो इसमें कौन सा होगा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय। ठीक, इसी तरह से दूसरा, फिर प्रथम श्रेणी सिविल न्यायालय। फिर मुंसिफ न्यायालय इसको कहते हैं, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज। ठीक है, इसको सत्र न्यायालय कहोगे, इसको क्या कहोगे, हाँ। इधर आइए, ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। ठीक है, जिला के स्तर पे जब दो पार्ट में जाएगा तो दीवानी न्यायालय का जो सबसे जिला जज के नीचे जो न्यायालय होता है उसको वरिष्ठ कहते हैं, उससे नीचे जो होता है उसको प्रथम श्रेणी, उससे नीचे जो मुंसिफ कहते हैं। ठीक, 3 स्टेप होते हैं। उसी तरीके से फौजदारी वाले में वरिष्ठ आ जाएगा, फिर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, और द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। ये बन जाएगा स्टेप। इस तरीके से हमारा संरचना है अधीनस्थ न्यायालयों की। ठीक है, अब जब ये जिला न्यायाधीश सिविल में न्यायालयों को देखता है तो इसको कहते हैं जिलाधीश, जिला न्यायाधीश कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। जो जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है सिविल वाला, उसका जो जज होता है उसको क्या कहते हैं, जिलाधीश कहते हैं। ठीक है, और जो फौजदारी वाला होता है इसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ठीक, तो इधर इनको भी जिला न्यायाधीश, इनको सत्र, न्यायिक सत्र, मुंसिफ सत्र, प्रथम श्रेणी ऐसे बोला जाएगा। ये होता है इनका मामला। ठीक है, ये जो जिला सत्र न्यायालय होता है, यहाँ का जो मुखिया होता है ये आपराधिक और सिविल दोनों मामले देखता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो निर्णय हुए इनकी अपील कहाँ जाएगी, जिला न्यायाधीश के पास, जिला न्यायालय में। ठीक है, वो दोनों देखेगा, आपराधिक और सिविल दोनों के मुकदमे को देखता है। ये इसका सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जिला न्याय या सत्र न्यायालय, इसका जो मुखिया होता है जिलाधीश, ये जितने नीचे के न्यायालय हैं सबके नियंत्रण और अधीक्षण करता है, इनकी देख रेख करता है, जांच करता है। इसी के नियंत्रण में पूरे जिले की न्याय व्यवस्था काम करती है। ठीक है, तो जिला के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकते किसके पास है, इसी के पास। जिले के सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति। जैसे आप देखिए तो जिले का मुखिया कौन होता है, डीएम होता है।
चाहे आपराधिक हो चाहे सिविल हो, सारे सारे मामले कहाँ जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं। उसी तरह से न्याय व्यवस्था में जिस तरह से जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, डीएम है, उसी तरह से न्याय व्यवस्था में जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, या जिला न्यायाधीश कहते हैं। ठीक, वो सारे काम ये देखता है, उसके अंडर में ये सारे न्यायालय काम करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें, तो विशेष में देखिए 235 से 37 तक देख लीजिए, इस अनुच्छेद में है क्या। 33 से 35 करिए, 33 से 35 इसमें कहा गया है कि ये जितने न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट की सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। समझ में आया, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ये किसका था, जिला न्यायाधीश मुखिया का था। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर। इसका मतलब समझ में आ रहा है, जो जिला न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, लेकिन हाई कोर्ट की सलाह पे करेगा। और जैसे उत्तर प्रदेश का मामला, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इनका चयन करता है न्यायाधीशों का। न्यायाधीशों की परीक्षा और सिलेक्शन कौन करता है, लोक सेवा। इससे भी सलाह लेगा कि किसको कहाँ नियुक्त करना है। ठीक है, प्रमोशन डिमोशन इनकी सलाह पे अकेले नहीं कर सकता, राज्यपाल अकेले चाहे नहीं कर सकता, इनकी सलाह अनिवार्य होती है। तो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी एक फाइल यहाँ होती है, एक फाइल यहाँ होती है, एक फाइल यहाँ होती है। तीनों के कॉम्बिनेशन पे ही उनके ऊपर जो निर्णय लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन है। ठीक, तो राज्य लोक सेवा आयोग लिखे हैं इसलिए से क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, हर राज्यों का है। नहीं तो यहाँ UPPSC लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लिख देते हैं। लेकिन ये ना लिख के राज्य लोक सेवा आयोग हमको इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हर राज्य का अलग अलग लोक सेवा आयोग है। ठीक, ये हो गया। और ये क्या करेंगे, इनका स्थानांतरण करना है तब भी ये इन दोनों की सहायता से, पदोन्नति करना है तब इनकी सहायता से, पदावनति करना है नीचे ले जाना है तब भी इनकी सहायता। कुल मिला के इनसे संबंधित जितने भी कार्य होंगे, प्रमोशन डिमोशन सारे कार्य राज्यपाल ही करेगा, लेकिन किसके, इसके और इसके सलाह पर करेगा। ठीक है, स्थानांतरण, अस्थायी करना, प्रोन्नत करना, दंड देना, निलंबित करना, ये सब किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, इन सबको क्या करेगा, तो हाई कोर्ट सारे काम करेगा, बस अब तो एक यहाँ से थोड़ी सी सलाह वो लेगा। ठीक है, या ऐसा लिख लीजिए, इनके स्थानांतरण, पदोन्नति, निलंबन, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई करने, दंड देने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सलाह इनसे लेना पड़ेगा। ठीक, ये था अधीनस्थ न्यायालयों की के कार्य। तो एक दो चीज़ इसमें जान लीजिए, इनकी योग्यता क्या है, तो LLB किए हों, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करें, प्री मेंस पास करें, इंटरव्यू दें, तब इनका चयन होता है। एक और तरीका होता है, अगर कोई 7 साल तक अधिवक्ता रहा हो, 7 वर्ष तक
अधिवक्ता रहा हो तो राज्यपाल तो भी उसको न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। होता है एक्चुअली, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सब सिलेक्शन के द्वारा आते हैं, परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, उसके बाद आते हैं। ठीक, मामला समझ में आया। जिले पे न्यायालय कैसे काम करता है? जिले का मुखिया कौन होता है? जिला सत्र न्यायालय होता है, उसका मुखिया कौन होता है? जिलाधीश होता है, जिला न्यायाधीश होता है। ये काम क्या करता है? तो जितने नीचे के न्यायालय हैं सबका नियंत्रण और अधीक्षण करता है। ये दोनों मामले को देखता है, सिविल और आपराधिक दोनों को देखता है। जो सिविल मामले होते हैं वो उनको सिविल कोर्ट कहते हैं, जो फौजदारी होते हैं उसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ये 3 स्टेप में होते हैं क्रमबद्ध रूप से ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे मुकदमा ऊपर तक जाता है। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन इनका चयन कौन करता है? लोक सेवा आयोग करता है। ठीक, और इनका स्थानांतरण, पदोन्नति, निलंबन, अस्थायीकरण, दंड देना, ये सब किसके पास अधिकार है? हाई कोर्ट के पास इन सब का अधिकार है। तो ये था हमारा जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय थे, जिनका वर्णन था हमारे यहाँ। ठीक, अब होता है एक है लोक अदालत। लोक अदालत, लोक माने लोगों का, लोक माने लोगों की अदालत होती है। इसमें क्या होता है कि सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। इसके तहत वे सभी मुकदमे, वाद जिनमें दोनों पक्षों में समझौता करवाया जाता है। ठीक, दोनों की सहमत से समझौता करा दिया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग, देखिए, तो बहुत दिन से मुकदमा लड़ते लड़ते थक गए हैं, उनके पास चांस नहीं है, तो वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है तो समस्याएं होती हैं। तो उसी से बचने के लिए सरकार ने लोक अदालतों का निर्माण किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जितने कानूनी विवाद हैं उनको मैत्रीपूर्ण समझौता किया जाता है। मैत्रीपूर्ण, जैसे किसी में झगड़ा हो गया, तलाक लेना चाह रहा है, तो लोक अदालत में समझा बुझा के साथ रह लीजिए, ये सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। ठीक, अब इसका निर्माण कब हुआ? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। कब? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 2002 में संशोधन हुआ है। ठीक, ये हो गया। इसके तहत लोक अदालतों का स्थापना की है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि क्या होता है कि जैसे कोई झगड़ा हो गया है तो मुकदमा ना होने पाए, मुकदमाबाजी से पहले दोनों को समझाया जाता है, मैत्रीपूर्ण समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं की स्थापना के लिए ऐसा लोक अदालतों की निर्णय किया गया है। लेकिन इसकी एक खासियत है, अगर दोनों लोग समझौता कर लिए तो फिर इसकी अपील कहीं की भी नहीं जा सकती। हाई कोर्ट, सुप्रीम, कहीं जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि दोनों के स्वेच्छा से हो रहा है, खुशी खुशी मैत्रीपूर्ण रूप से समझौता हो रहा है। तो लोक अदालतों की ये खासियत होती है कि विभिन्न विवादों को बड़े आसानी से सुलटा देते हैं, और अगर ये सुलट गया तो फिर आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई आपने स्वेच्छा से उसको स्वीकार किया है। ठीक है, ये व्यवस्था इसके तहत दी है। अब लोक अदालत है तो इसमें देखिए 2 लोग आपस में समझौता कर रहे हैं, तीसरे की आवश्यकता नहीं, मतलब इसमें वकील की ज़रूरत नहीं है। आपस में दोनों लोग समझौता करिए, जो दोनों पसंद हो अपने अनुसार सेट कर लीजिए। ठीक, अब अगर 2 लोग आपस में समझौता कर रहे तो इसमें कोई शुल्क लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, कोई मतलब उसका है नहीं, तो शुल्क की व्यवस्था नहीं है। और इससे देखिए तुरंत न्याय प्राप्त हो जाता है। भाई दोनों लोग समझौता कर लिए, काम खत्म हो गया, तो जल्दी न्याय मिल जाता है, पैसा नहीं लगता, वकील की ज़रूरत है नहीं, आपसी सौहार्द बना रहता है। ठीक, लोक अदालतों की स्थापना इसलिए की गई है। मामला समझ में आया? तो लोक अदालत इतना ही है, इसके बारे में जानते रहिए क्योंकि पूछा जाता है। ठीक, आपसी सुलह या मैत्रीपूर्ण रूप से समझौते हेतु, मैत्रीपूर्ण रूप से समझौते का वैधानिक मंच है। ठीक है, ये इसकी व्यवस्था हो गई। अब क्या क्या होता है बता दिए आपको। इसके निर्णय की अपील कहाँ होगी? इसके निर्णय की अपील
नहीं की जा सकती है। ठीक, और वकील की आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं। ठीक, कोई शुल्क लगता है? शुल्क नहीं। न्याय, त्वरित न्याय मिलेगा। ये लोक अदालतों की खासियत है। और इसमें सिंपल सी बात है, दोनों पक्ष मैत्रीपूर्ण रूप से समझौता करते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखिए, समझौते का प्रयास करते हैं कुछ लोग मिलकर, समझौता करवा दिया जाता है, तो वही चीज़ें हैं। एक और है परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय ये बना परिवार न्यायालय अधिनियम 1994 के तहत। इसमें सिंपल सी बात समझ में आ रही है, परिवार से मामला कोई संबंधित है तो उसको सुलह समझौते के द्वारा निपटाने की प्रक्रिया जिसके तहत होगी वही क्या कहलाएगा? परिवार। ठीक है, तो किसने किया? राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के परामर्श पर 10 लाख जनसंख्या पर एक, ठीक, 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में, ठीक है, ये लोक अदालत उसकी पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके तहत होता क्या है? तो परिवार में क्या होगा? विवाह हुआ है, तलाक चाहता है तो विवाह को शून्य घोषित करता है। ठीक, किसी मुद्दे को लेकर अगर दोनों में तनाव है तो पहले समझाएंगे, मान जाइए ठीक है, नहीं तो विवाह शून्य हो गया। मान लीजिए आपका विवाह नहीं हुआ है, ये सब परिवार अदालत में होता है। दूसरा, कानूनी रूप से अलगाव हो जाएगा, लिखित रूप से आप अलग रहिए, आप अलग, वो उनको नहीं परेशान करेंगे, वो उनको नहीं परेशान करेंगे। ठीक, ये भी समझौते का तलाक लेना है, ठीक, तो मुकदमेबाजी करके ना लीजिए, परिवार न्यायालय में चले जाइए, समझौते से तलाक आसानी से हो जाएगा। नहीं तो मुकदमा लड़ते रहिए, तलाक नहीं होता है। तो उससे बचने के लिए, समय और पैसों से बचने के लिए ये व्यवस्था की गई है। अगर पति पत्नी में संपत्ति को लेकर झगड़ा हो गया है तो भी परिवार न्यायालय में आप जाइए, तो यहाँ आप आसानी से संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। ठीक, अब नाबालिग बच्चे हैं, उसमें है कि नहीं हमको चाहिए, नहीं हमको चाहिए, तब भी परिवार न्यायालय में जाइए तो वहाँ से निर्णय हो जाता है। ठीक, और क्या है? गुजारा भत्ता का मामला होता है, ये भी परिवार न्यायालय में निर्धारित होता है। कैसे? ठीक, अब इसको ध्यान दीजिए, इसकी अपील कहाँ होगी? सीधे हाई कोर्ट में। अब परिवार से संबंधित जितने मुद्दे हैं वही तो इसमें जाएंगे, तो इसको लिखें क्या क्या है? तलाक, विवाह शून्य घोषित करना, गुजारा भत्ता, कानूनी अलगाव, बच्चों की परवरिश या संरक्षण, ये सब कहाँ चले जाएंगे? परिवार अदालत में। ठीक, एक और है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय ये आया था ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चाहे सिविल मामला हो चाहे आपराधिक मामला हो, अगर 2 साल से की सज़ा है वो इसके तहत आ सकता है। होता क्या, पंच परमेश्वर जानते हो? पहले पंचायत होती थी, उसी के तर्ज पे इसको किया गया, छोटे मोटे मामले मुकदमेबाजी ना हो, यही निपटा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ अधिनियम है वही पूछा जाता है, उसको देख लीजिएगा। तो 2 वर्ष की सज़ा वाले अपराध कोई भी हो, सिविल प्लस फौजदारी, दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक, अब इसमें होता क्या क्या है? 2-3 अधिनियम है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लिखिए, इसके तहत कौन कौन सा है? हाँ, यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं। ये अधिनियमों पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कि ये अधिनियम कब लाया गया, कब आया था, ऐसा पूछा जाता है। इसको 4-5 है, नोट करिए, कई जगह संबंधित है।
तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? 1948 में आया था। ठीक, ये न्यूनतम मजदूरी है। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आ गया ये सिविल अधिकार संरक्षण। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया? 1976 में, 1976 में आया। और है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण ये कब आया? 2005 में आया। इन्हीं अधिनियमों के तहत इसमें समझौते से निपटारा होता है। ठीक, तो क्या है? समझौते से निपटारा। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। ये कौन सा न्यायालय था? ग्राम न्यायालय। एक और है मोबाइल कोर्ट। तो साउथ की मूवी देखते होंगे तो उसमें इसका कहीं कहीं प्रयोग हुआ है। तो इसके जन्मदाता कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, कब शुरू हुआ? 2007 में। कहाँ? हरियाणा के मेवात में। कहाँ शुरू हुआ? हरियाणा के मेवात में। क्या है? मोबाइल मतलब घूमने वाला। एक वैन में जज बैठे रहेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, जहाँ मामला आया वहाँ पहुँचे, तुरंत रफा दफा किए, काम खत्म। ठीक, तो कोर्ट जो होती है वो किस में होती है? बस में होती है। एक बस एम्बुलेंस टाइप में जो होता है उसी में जज बैठे रहते हैं, सब फिट रहता है। बस मामला हुआ, तुरंत पहुँचा, तुरंत निपटारा हुआ, काम खत्म। ठीक, तो इसकी कल्पना किसने किया? APJ अब्दुल कलाम ने। 2007 में इसकी शुरुआत हुई, हरियाणा के मेवात से शुरुआत हुई। इतना मोबाइल का मतलब जानते रहिए, घूमने वाली अदालत, घूमने वाली अदालत। ठीक है, फिर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सुने होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसको सुने हैं? इसमें मुकदमा चला जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई होती है और जल्दी इसका निपटारा होता है। तो मामला क्या है कि इसमें 2 साल से अधिक लंबा जो मामला है, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा के पुराने मामले हैं, उन्हीं को इसमें लाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो सके। ठीक, तो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर बना ये। ठीक, 2 वर्ष से पुराने वाद ही सुने जाएंगे। ठीक, ये इसकी फास्ट ट्रैक की खासियत होती है। इनका गठन कितने के लिए होता है? 5 वर्ष हेतु गठन होता है। 5 वर्ष बाद फिर गठन कर दिया जाता है, ये चलता रहता है। ये हो गई कौन सी? फास्ट ट्रैक कोर्ट। सुने होंगे आप लोग कि जो लंबे मामले होते हैं उसको फास्ट ट्रैक में भेज दिया जाता है, जल्दी उसका निपटारा हो जाए। एक होता है ई अदालत, ई अदालत या आभासी अदालत। इसमें क्या है भैया? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2003 में शुरू हुआ क्या कि पहले मुलजिमों को यहाँ से वहाँ ले जाने समय उनकी हत्या, बहुत सारे कांड हो जाते थे। उसी से बचने के लिए ऑनलाइन लाइव में करके उनकी गवाही, उनकी उपस्थिति दर्ज करा ली जाती है। उसी को कहते हैं आभासी, आभासी रूप से आपकी वहाँ उपस्थिति हो जाती है, उसी को कहा जाता है आभासी अदालत। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई? सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2003 में। एक होता है उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता अदालत। जैसे आप कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, आप उपभोक्ता हैं, तो कोई सामान आपको गलत दे दिया गया तो आपको उसका कहाँ
मुकदमा कर सकते हैं, तो उसके लिए बना है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये बना, ठीक है, कि तहत कहाँ होता है, तो जिला स्तर पे होता है, ठीक। क्या करता है, 5 लाख तक के मुकदमे देखता है, के वाद का निपटारा करता है, ठीक। ये थे कुछ छोटे छोटे अदालतें जो हमारे ज़िले में होती हैं, हमको नहीं पता होता है, तो उनके बारे में हमने आपको बताया। तो यहाँ तक था आपका अदालतें, ठीक। अब अधिकरण पढ़ना है, तो उसमें एक एनजीटी है अधिकरण, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक।